हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। और आज जो मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ दिस इज़ कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं पीएचपी के साथ। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पर्टिकुलरली क्या होती है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली यूज़ होती है हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। जब मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ और उस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि ये ब्राउज़र पे लॉन्च करे, मतलब ऑनलाइन लॉन्च करे, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे एक सर्वर, एक लोकेशन चाहिए होती है जहाँ पे मैं उस सर्वर को मैनिपुलेट कर सकूँ। सर्वर के अंदर अगर मुझे कोई डेटा स्टोर कराना है या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो वो सारे काम मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। और ऐसे काम करने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग यूज़ होती है हमारे पास, चाहे वो पीएचपी हो चाहे वो पाइथन हो। तो इस टाइप के अलग अलग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग्स यूज़ की जाती हैं। इवन जावास्क्रिप्ट भी हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग काम क्या करती है। नॉर्मली अगर मैं चाहता हूँ कि अपने फॉर्म को, या जो मैं अपने वेब पेज के अंदर कोई फॉर्म बिल्डअप कर रहा हूँ उसकी वैलिडेशन मुझे करनी है, तो वैलिडेशन करने का काम करेगा। अगर मैं कोई यूज़र मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूज़र्स लॉगिन कर सकें, हर लॉगिन पे उनको एक उनका अलग पैनल मिले, तो ऐसी लॉगिन मुझे यहाँ पे मिल सकती है सर्वर के थ्रू। इवन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने वेबसाइट के अंदर जितने कस्टमर्स हैं वो अपने यूज़र आईडीज़ बना सकें, उन आईडीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके या उसको एक्सेस कर सके। दैट मीन्स मुझे डेटा का यूज़ करना है, डेटाबेस बिल्डअप करके। तो वो डेटाबेस बनाने का काम मैं उस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन को एक वेब पेज से उठा के किसी सर्वर में स्टोर करने का काम करवा सकता हूँ, या उनको एक्सेस करने का काम कर सकता हूँ, जैसा कुछ फेसबुक या ऐसी वेबसाइट्स करती हैं। या अगर मैं कोई शॉपिंग साइट बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स की डिटेल वो सारी मेरे पास आ सके। बेसिकली हम कहते हैं कि किसी ई कॉमर्स साइट को अगर मुझे बिल्डअप करना है तो ऐसी सिचुएशन में भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पास काम आती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हमारे पास प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें से एक पीएचपी भी है। तो पर्टिकुलरली पीएचपी को यूज़ करने के लिए, पीएचपी बेसिकली अगर हम बात करें तो पीएचपी स्टार्टिंग हमारे पास बिल्डअप हुआ था जब, तब पीएचपी इज कॉल्ड पर्सनल होम पेज। फर्दर ये अपग्रेड हुआ पर्सनल होम पेज पीएचपी एफआई के अंदर, विच इज़ कॉल्ड फॉर्म इंटरप्रेटर। दैट मीन्स जो भी आप एचटीएमएल का फॉर्म बना रहे हो उसको इंटरप्रेट करने का काम हमारे पास करता है। दैट मीन्स फॉर्म से इंफॉर्मेशन उठा के सर्वर तक स्टोर करना, सर्वर तक उठा के लेके जाना, ताकि हम उसको चाहे तो डेटाबेस में रख सकें या फिर हम किसी कुकीज़ या सेशंस के अंदर उसको स्टोर करवा सकें और उसको एक्सेस कर सकें। तो ये सारे काम हमारे पास बेसिकली पीएचपी परफॉर्म करके देता है। अब नॉर्मली पीएचपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक वो एडिटर जिसके अंदर मैं पीएचपी कोड्स लिखने वाला हूँ, और दूसरा उस पीएचपी का कंपाइलर जिसके थ्रू मैं पीएचपी को जितने भी कोड्स हैं उन सबको मैं कंपाइल करके चेक कर सकूं। अब ऐसे कंपाइल करने के लिए हमारे को रिक्वायर्ड होगा कि या तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए कोई ऑनलाइन सर्वर देखूं, दैट मीन्स मुझे एक होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ेगी, और होस्टिंग परचेज़ करने के बाद मैं उसको उसमें ट्राई कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक चॉइस है कि मैं उसको लोकल होस्ट सर्वर प्रोवाइड कर सकूँ। ऑनलाइन सर्वर ना होकर लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट एक ऐसा फीचर हो जाता है हमारे पास जिसके अंदर हमारा सिस्टम ही अपने आप में एक सर्वर बन जाएगा और उसके साथ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। दैट मीन्स जितनी सर्वर पे मुझे टेस्टिंग करनी है, फाइल्स को सर्वर तक लेके जाना, उसको एक्सेस करने का काम, वो सारे काम मैं डायरेक्टली अपने सिस्टम पे कर पाऊँगा बिना उसके अंदर ऑनलाइन सर्वर डाले हुए। दैट मीन्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना होस्टिंग को परचेज़ करे, मेरे सिस्टम की स्पेस को ही वो होस्टिंग बनाएगा और उसके साथ यूज़ करेगा। अब इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हम इनको ओपन सोर्स में कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में हम डाउनलोड करते हैं, एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे जैम्प सर्वर नाम से एक सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। अब जैम्प सर्वर जब भी मैं डाउनलोड करता हूँ, नेट से फ्री में डाउनलोड हो जाता है ये बेसिकली, और इस
फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए जैम सर्वर के साथ जब भी मैं इसको वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ तो हमारे पास एक स्पेशल क्वालिटी या स्पेशल टूल ऐड हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड जैम्प कंट्रोल पैनल। अब जैम्प कंट्रोल पैनल के अंदर एक अपाचे सर्वर पहले से होता है। दैट मीन्स एक ऐसा लोकल होस्ट सर्वर बिल्डअप करने का फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इसके अंदर MySQL नाम का एक सॉफ्टवेयर भी होता है। दैट मीन्स हम डेटाबेस को मेंटेन करने का काम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सर्वर टाइप्स होते हैं हमारे पास, जैसे मर्क्यूरी एंड टॉमकैट। कुछ अलग अलग प्रोग्रामिंग जो होती हैं वो इस टाइप के टूल्स को यूज़ कर सकती हैं। और इसके साथ साथ एक फाइलज़िला, दैट मीन्स अपनी फाइल्स को अपलोड करना या डाउनलोड करने का काम सर्वर पे डोमेन के ऊपर। तो वो सारे काम करने के लिए हम फाइलज़िला का टूल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे सारे टूल्स इसके अंदर जैम्प कंट्रोल पैनल के अंदर मिलते हैं। दैट मीन्स कि मैं PHP की कोडिंग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ट्राई करके देख सकूँ अपने सिस्टम के अंदर, तो जैम्प सर्वर एक ऑल इन वन फीचर हो जाता है हमारे पास, जिसके अंदर मैं अपने सिस्टम को लोकल होस्ट सर्वर बना सकता हूँ और एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये लोकल होस्ट सर्वर ऑन ऑफ करना पड़ता है, समथिंग लाइक जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हैं तभी आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको जैम्प सर्वर में भी सर्वर के फीचर्स ऑन या ऑफ करने होंगे, जो कि आपको मिलेंगे इसी जैम्प कंट्रोल पैनल के अंदर। लाइक मुझे अपाचे सर्वर ऑन करना है तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, और अगर मुझे इसको एक्सेस नहीं करना है तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। स्टार्ट करते ही जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यू कैन सी कि जैसे ही ये ऑन हो रहा है, स्टेटस दिखा रहा है कि यहाँ अपाचे सर्वर ऑन हो रहा है। ऑन होते ही उसको एक पर्टिकुलर पोर्ट IDs प्रोवाइड कर देगा जो उस सर्वर से कनेक्ट कर पाएगा। अब ऐसा करने पर जब भी मैं किसी ब्राउज़र पे जाता हूँ तो मैं उस लोकल होस्ट सर्वर को एक्सेस कर पाऊँगा। अब ब्राउज़र पे जाते ही उस लोकल होस्ट सर्वर को एक्सेस करने के लिए भी एक URL टाइप करना पड़ता है। लाइक अगर मैं कोई वेबसाइट ऑन करता हूँ तो हम क्या करते हैं, http:// और मैं जो भी इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, लाइक मुझे यूज़ करना है www.facebook.com, तो ये पूरा एड्रेस होता है जो HTTP एड्रेस होता है हमारे पास, जो कि ऑनलाइन एक्सेस करता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने अभी नेट कनेक्शन नहीं कर रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये नेट कनेक्शन नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर सर्वर एक्सेसिबल नहीं होगा और दिखाएगा नो इंटरनेट कनेक्शन। सेम ऐसे ही आप जब अपाचे सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो ये भी इसके ऑन ऑफ होने पर डिसाइड करता है कि सर लोकल होस्ट सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रखा है या नहीं हो रखा। अब पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ अपने लोकल होस्ट सर्वर की, तो इसका भी एक पर्टिकुलर URL है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। ये होता है http://localhost, या फिर आप यूज़ कर सकते हो http://127.0.0.1। इन दोनों में से कोई एक URL अगर आप टाइप करेंगे तो आपको लोकल होस्ट एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा या विजिबल हो जाएगा। तो अगर मैंने अभी अपाचे सर्वर सपोज स्टॉप कर रखा है, दैट मीन्स नो इंटरनेट कनेक्शन, नो लोकल होस्ट कनेक्टिविटी। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं टाइप करता हूँ http://localhost, तो ऐसी सिचुएशन में लोकल होस्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, दिखा रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड, उस पर कनेक्ट नहीं कर पा रहा। या इवन अगर मैं दूसरा URL टाइप करता है http://127.0.0.1, ऐसी सिचुएशन में मुझे सेम टाइप का एरर शो करेगा। दैट मीन्स अभी कनेक्टिविटी नहीं है। और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, अपाचे सर्वर मैंने ऑन किया, अपाचे सर्वर ऑन करते ही उसने पोर्ट नंबर दिखा दिया। और अब अगर मैं इन दोनों में से कोई भी लिंक ऑन करता हूँ या कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे लोकल होस्ट से कनेक्ट करेगा और उसका एक्सेस हमें प्रोवाइड कर देगा। ऑल्दो हमारे पास सिस्टम का इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट ऑफ कर रखा है मैंने, स्टिल मुझे जैम्प कंट्रोल पैनल में दिखा रहा है मैं किस लैंग्वेज में उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, वो मैं लैंग्वेज चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया और वो लोकल होस्ट मशीन मेरे पास ओपन हो गई। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इसको एक्सेस करने के दोनों तरीके हैं हमारे पास, आइदर 127.0.0.1 या फिर लोकल होस्ट। इन दोनों में से कुछ भी मैं लिखूंगा तो मेरे लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाएगा और मैं उसको व्यू कर पाऊंगा। तो पहली रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे इसकी कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स एक लोकल होस्ट सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, विदाउट सर्वर ये काम नहीं कर पाएगी। अब इस सर्वर को क्योंकि हमने अपने मशीन पे इंस्टॉल किया है, तो अपनी मशीन के अंदर हमारे पास
एक सर्टेन लोकेशन होती है जहाँ पे ये अपनी सर्वर रिलेटेड सारी फाइल्स रखता है। अब इसको हम व्यू कर सकते हैं अपने पैनल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सी ड्राइव, दैट मीन्स मेरी प्राइमरी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम से एक फोल्डर बना देगा, ठीक है। और इस जैम्प नाम के फोल्डर को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर बहुत सारे अलग अलग फोल्डर सपोर्टिंग फाइल्स या जो भी मैं इस सर्वर में फाइल रख रहा हूँ वो सब आती है, जिसमें से हमारे मेन सर्वर की सारी फाइल्स जितनी भी हम स्टोर कर रहे हैं वो सब आएंगी एक फोल्डर जिसका नाम है htdocs। तो इस htdocs को जब मैं ऑन करूँगा तो इस htdocs की लोकेशन पे वो सारी फाइल्स आती हैं जो हमारे सर्वर में स्टोर की जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारा सी पैनल या हमारा सर्वर का कंट्रोल पैनल जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स जितनी भी फाइल्स मैं क्रिएट करूँगा जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे परफॉर्म होनी चाहिए उन सबको यही इसी लोकेशन में स्टोर होना ज़रूरी है, तभी वो सर्वर के साथ काम कर पाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास एक लोकेशन हो गई हमारी प्राइमरी ड्राइव, आइदर वो सी है या डी है, उसके अंदर जैम्प नाम का फोल्डर और जैम्प के अंदर htdocs नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हम अपनी सारी फाइल स्टोर करते हैं। अब ये पूरा पाथ मुझे अपने एड्रेस बार में कभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे सिर्फ क्या करना होता है, अपने लोकल होस्ट सर्वर एड्रेस को कॉल करना होता है और उस लोकल होस्ट सर्वर एड्रेस के अंदर जो भी मेरे पेज का नाम है वो वेब पेज नेम और जो भी मेरी फाइल की एक्सटेंशन है, चाहे वो HTML है चाहे वो PHP है, मैं ऐसी एक्सटेंशंस उसके अंदर पास करता हूँ ताकि उसको एक्सेस कर सकूँ। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप ख़त्म होता है कि लाइक हमें पता होना चाहिए कि हम जब भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं यूजिंग PHP तो ये दो चीज़ें मुझे कनेक्ट करनी होंगी। दैट मीन्स मुझे अपने सिस्टम में PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा या जैम्प को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और दूसरा काम मेरे पास एक एडिटर होना चाहिए जिस एडिटर के थ्रू मैं इसको क्रिएट कर सकूँ या इसके कोड्स कर सकूँ। तो इस कोडिंग के लिए जो मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड सबलाइम। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड++ यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप के अलग अलग एडिटर्स हैं, कोई सा भी एक एडिटर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो ताकि आप उसके अंदर कोड कर सको। अब बात आती है PHP कोडिंग की। जब भी मैं PHP कोडिंग करता हूँ तो उसकी PHP कोडिंग करने के लिए हमारे को कुछ पर्टिकुलर रूल्स या फॉर्मेट यूज़ करने पड़ते हैं जो कि बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए। जिसमें से एक मेन कोड स्टाइल हमें याद रखना होता है, एंगल ब्रैकेट $PHP और एंगल ब्रैकेट। इन दो कोड्स के बीच पे, इन दो पर्टिकुलर टैग्स के बीच में जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो PHP कोडिंग कहलाएगी। अब ये PHP कोडिंग कहीं पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अपने HTML पेज के अंदर भी यूज़ करना चाहता हूँ कहीं पे PHP तो दैट मीन्स मैं इन्हीं टैग्स के बीच में PHP लिखूँगा, या अगर मैं नॉर्मल PHP कोड ही बिल्डअप कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली उसको एक फाइल में इसी टैग्स के बीच में लिखना शुरू करूँगा। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि जब कभी भी मैं PHP कोड को बिल्डअप करूँगा, चाहे वो HTML पेज हो या फिर वो PHP का पेज हो, अगर मेरे HTML पेज में जहाँ पे मेरे सारे टैग्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब हेड, टाइटल, बॉडी वगैरह ये सारे टैग्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी एक बार भी मैंने PHP कोड उसके अंदर बिल्डअप किया है, दैट मीन्स इस तरीके से मैंने उसको बिल्डअप किया है, तो उसको एक्सटेंशन .html ना देकर हमें .php एक्सटेंशन ही देनी होगी, ठीक है। और सेव कहाँ होगा, सेम लोकेशन, दैट मीन्स htdocs के अंदर। और अगर मैं कोई PHP फाइल बना रहा हूँ जिसमें कोई HTML कोडिंग नहीं है तब तो मुझे नॉर्मली PHP यूज़ करना ही है। दैट मीन्स जितनी भी फाइल्स, चाहे वो HTML की हो चाहे वो PHP की हो, अगर मैं उसके अंदर PHP कोडिंग डाल रहा हूँ तो मुझे उसको इसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन .php से सेव करना होगा। अब एक छोटे से डेमो के साथ हम इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो मैंने एक न्यू फाइल ली, इस न्यू फाइल में मैंने एंगल ब्रैकेट $PHP से स्टार्ट किया और एंगल ब्रैकेट पे एंड किया, और इस कोड के बीच में मैं जो भी कोडिंग लिख रहा हूँ वो कोडिंग मेरे को यहाँ पे टाइप करनी होगी। अब नॉर्मली मुझे यहाँ पे अगर कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट में प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड एको। एको एक स्टेटमेंट है हमारे पास जिसके अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी टेक्स्ट देना चाहता हूँ, लाइक मैंने लिखा वेलकम टू PHP,
और इसको टर्मिनेट कर दिया। नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग हमारे पास हर स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेशन प्रोवाइड करती है, तो ऐसी ही टर्मिनेशन मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इस फाइल को मैं जब सेव करूँगा तो सेव करते टाइम मैं इसको स्टोर करूँगा उसी लोकेशन के अंदर, दैट मीन्स सी ड्राइव के अंदर जैम्प के अंदर htdocs, और इसके अंदर मैंने सेव किया firstdemo.php। क्लियर है? तो एक नॉर्मल फॉर्मेट जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे एक PHP पेज बनाया जिसका नाम रखा है फर्स्ट डेमो। अब जब कभी मुझे फर्स्ट डेमो यूज़ करना होगा, पहले मुझे अश्योर करना पड़ेगा कि मेरा अपाचे ऑन होना चाहिए। दूसरा काम, मैं अपने लोकल होस्ट पे जाऊँगा, दैट मीन्स 127.0.0.1 या फिर लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद मैं लिखूँगा firstdemo.php। दैट मीन्स मैं अपने उस फर्स्ट डेमो को एक्सेस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं को एक्सेस करता हूँ तो उसके अंदर की जो स्टेटमेंट थी वो उसने मेरे पास यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। तो बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि HTML पेज के साथ जब हम यूज़ करेंगे तब भी हमें उसको इसी तरीके से क्रिएट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ second-demo.php के नाम से, लेकिन मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ HTML टैग्स, और उसके बीच में PHP को यूज़ करने वाला हूँ। तो दैट मीन्स HTML टैग्स यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसका एक्सटेंशन दूंगा .php। तो मैंने सेम लोकेशन के अंदर HTML टैग्स यूज़ करे, मैंने चूज़ किया, हेडिंग दे दी सेकेंड डेमो। तो कोई HTML के टैग्स में चेंजेस नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं PHP अप्लाई कर रहा हूँ, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से शुरू कर रहा हूँ और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट पे एंड कर रहा हूँ। क्लियर है? अब इसके अंदर भी मैं सेम वही काम कर रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दिस इज सेकेंड पेज, और इसको टर्मिनेट कर दिया। अब क्योंकि इसके अंदर एक PHP का कोड है, इसलिए मैं इस फाइल को .html से सेव ना करके .php से सेव कर रहा हूँ, जबकि HTML के सारे टैग्स नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स हम अपने किसी भी HTML पेज के अंदर PHP को इंसर्ट कर सकते हैं या PHP की प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ दो चेंजेस हमें ध्यान रखने होंगे, जहाँ भी हम PHP अप्लाई करेंगे वो इन टैग्स के अंदर आएगी, और दूसरी चीज़, जब भी कोई वेब पेज PHP कोड यूज़ कर रहा होगा तो उसकी एक्सटेंशन होगी .php। ऐसा करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने एड्रेस बार में और मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंड डेमो, और जैसे मैंने इसको एक्सेस किया तो उसने सेकेंड डेमो को भी एक्सेस कर लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैं दोनों को अलग अलग टैब्स पे ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लोकल होस्ट /firstdemo.php को भी एक्सेस कर लिया, और पहले वाले में मैंने सेकेंड डेमो को यूज़ कर रखा था। अब दोनों ही पेजेस मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों के अंदर ही टेक्स्ट आ रहा है। एक में मैंने HTML टैग्स यूज़ करे थे और एक के अंदर मैंने सिंपल PHP कोड्स यूज़ करे थे। डिफरेंस होता है इनके पेज सोर्स पे। अगर आप पेज सोर्स देखते हैं, व्यू पेज सोर्स या कंट्रोल U अगर आप करते हैं, तो HTML पेज के अंदर अगर आप देखोगे तो वही HTML कोड्स चल रहे हैं जो नॉर्मली HTML में आ रहे थे, लेकिन जो टैग मैंने PHP की कोडिंग के अंदर पास किया था उसको वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखा रहा है। दैट मीन्स PHP कोड उसने हाइड कर दिए हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में सर्वर साइड के जितने भी कोड्स या प्रोग्राम कोड्स हैं वो दिखाना बंद कर देता है आपके पेज सोर्स के अंदर। सेम अगर मैं फर्स्ट डेमो वाले पेज के अंदर भी देखता हूँ व्यू पेज सोर्स, तो व्यू पेज सोर्स में सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक्स्ट दिखा रहा है, उसके आसपास क्या कोड किया, क्या प्रोग्राम किया, वो हाइड हो रहा है। जबकि ऐसा काम आप किसी और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में जितना भी कोड आप करोगे वो कोड भी विजिबल होता है, लेकिन यहाँ PHP के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। PHP के अंदर एक तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग कोड्स को हाइड कर पाते हैं या उसको छुपा पाते हैं, और सिर्फ सर्वर उन प्रोग्रामिंग को ही आइडेंटिफाई करता है और प्रोग्रामिंग के एक्शंस परफॉर्म करवाता है और नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आपके पास आउटपुट जनरेट करता है।
सो गाइस, ये परफॉर्मेंस होती है पीएचपी की या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की, जिसकी वजह से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ज़्यादा यूज़ होती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपने जितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाया हो अपने वेब पेज को वैलिडेट करने के लिए, या लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, या डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, या जितनी भी ई कॉमर्स साइट के बिहाइंड द सीन्स जितनी भी हार्डकोर प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हैं, वो हार्डकोर प्रोग्रामिंग अगर नॉर्मल यूज़र को विजिबल नहीं होगी, तो दैट मीन्स आपके प्रोग्रामिंग कोड्स लीक नहीं होंगे, कोई देख नहीं पाएगा उन कोड्स को। और जब ऐसा होता है तभी आपके लिए एक पावरफुल टूल की तरह वो काम करता है, ताकि आपकी यूनिक फॉर्मेशन जो आप प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं, उन प्रोग्रामिंग फॉर्मेशंस को कोई ना देख पाए, लेकिन एक पावरफुल टूल की तरह काम करे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट क्रिएशन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो गाइज़, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पीएचपी के लिए, समझने के लिए कि पीएचपी क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि पीएचपी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, हमें क्या बेसिक चीज़ें याद रखनी होती हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं यूजिंग पीएचपी, और उन फीचर्स को यूज़ करके हम उसको कैसे पावरफुल बना सकते हैं, अपने वेब पेज को कैसे अच्छे तरीके से फॉर्म इंटरप्रिटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं यही सारी चीज़ें देता रहूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।